जाहिर सी बात है कि मेरे मामले में वे बंदिशें बढ़ा चढ़ा के भी लगी, जहाँ मैंने उन बातों को बताया है कि किस प्रकार से मुझे तनहा रख के, किस प्रकार से मेरी बीमारी को नज़रअंदाज करके, किस प्रकार से मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन करके मुझे प्रताड़ित किया गया। जो गरीब कैदी हैं, कमज़ोर कैदी हैं, उनको मैंने उन्हीं बजबजाते नालों में, उन्हीं बदबूदार, मैं समझता हूँ लैट्रिन बाथरूम में सफाई करने के लिए भेजा जाता था, और नहीं करने पर गाली गलौज किया जाता था। मुझे विधायक बनने, सांसद बनने, मंत्री बनने, कोई पद पाने, कहीं अध्यक्ष बनने की कोई लालच नहीं है, क्योंकि मुझे तो ईश्वर ने वैसे ही आईपीएस अफसर बना दिया था, जहां देर सवेर अगर मैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर जिन्हें जबरिया रिटायर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि जबरन रिटायर्ड कर दिया गया, और आज भी उनके जो नेम प्लेट है उसके साथ जबरिया रिटायर्ड लिखा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ ठाकुर की, जो कि लगभग 7 महीने से ज़्यादा जेल में रहे हैं और अब उसके बाद छूटकर बाहर आ गए हैं। अमिताभ ठाकुर उस वक्त जेल जाते हैं जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, और उसके बाद ही पुराने मामले जो हैं वो सामने खुलकर आते हैं और अमिताभ ठाकुर जी को जेल भेज दिया जाता है। 7 महीने जेल में किस तरीके से उनके कटे, और उसके अलावा उनको जेल भेजने के पीछे क्या कुछ वजह थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमिताभ ठाकुर जी हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका हैशटैग भारत में। पहला सवाल तो यही है कि 7 महीने तक आप जेल में रहे हैं, अब बाहर आए हैं, तो ये आज़ादी की दुनिया कैसी लग रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ का महत्व तब ज़्यादा समझ में आता है जब उसका अभाव भी देखने को मिले, क्योंकि जब आदमी पैदा हुआ उसने कभी अनुभव नहीं किया कि उसको कभी कभी ऐसा भी अवसर आएगा जब उसको चलने फिरने बोलने हर समय जो है उसके पीछे लोग रहेंगे। कई बार मुझे अस्पताल आया, KGMU आया, मैं कोर्ट में गया, यहाँ तक कि जब आदमी शौचालय जा रहा है तो शौचालय के बाहर तक पुलिस वाले, शौचालय के अंदर पुलिस वाले आपके लिए खड़े हैं। तब ये लगता था कि कभी मैं भी एक पुलिस अफसर रहा था, और ये स्थितियाँ, ये हालात ऐसी बनाई गई, ऐसी हुई जहां अब मैं स्वतंत्र रूप से शौच नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से कहीं पहुंच नहीं सकता। उठने बैठने में जेल के अंदर मुझे अपनी पत्नी को फ़ोन करने के लिए आना पड़ता था। जेल में 2 दिन फ़ोन करना परमिटेड है, तो उसके लिए भी मुझे मेरे साथ एक पुलिस, वहाँ जेल के कर्मी जो साथ लगे रहते थे, वो मेरी पूरी बातें सुनते थे कि मैं क्या अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। अस्पताल गया तो डॉक्टर के सामने वो पुलिस जो जेल कर्मी थे वह वहीं बैठे रहते थे, क्या बीमारी है यह जानना उनका अपना अधिकार बताते थे। तो तमाम प्रकार से जो मैंने कुछ देखा, किस प्रकार मेरी आज़ादी छीन ली गई। और एक तो जेल में वैसे भी जो है आज़ादी पर बंदिशें लगती हैं। जाहिर सी बात है कि मेरे मामले में वे बंदिशें बढ़ा चढ़ा के भी लगी, विशेष निगाह रखी गई। मैं एक तन्हा बैरक में रखा गया, मैं जिसको आप कहते हैं लगभग तन्हाई की दशा, लगभग तन्हाई इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अकेले नहीं रखा गया था, लेकिन जिस बैरक में करीब 50 लोग रहते थे उसमें मैं और मात्र एक और कैदी के साथ मुझे रखा गया। उस तन्हाई को मैं झेला। मेरे यहाँ किसी का आना जाना मना था, मेरी गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश था। तो यहाँ आने में भी जब कभी कोर्ट आना पड़ता था, बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, KGMU कई बार आना पड़ा, उन अवसरों पर भी मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम कैदी हो और तुम अपनी औकात में रहो। तो ये सारी स्थितियाँ, सारी परिस्थितियों को मैंने देखा। कैदी के साथ साथ आप एक पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं, हालांकि सामान्य कैदियों से कहीं आप अलग थे, तो क्या लगता है कि उसका कुछ विशेष आपको लाभ मिला या और ज़्यादा पर प्रेशराइज किया जाता था? देखिए, होता यह है कि मैंने जो अनुभव किया जेल में, तो जैसे कहते हैं हिंदुस्तान का जो नियम है वह जेल का भी नियम है, सब चलता है वाली बात है। जो जुगाड़ शब्द हिंदुस्तान का शब्द है वो जेल का भी शब्द है। जुगाड़ 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500, 1000, 2000, वहाँ हर चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने अपनी आँखों से लोगों को देखा। आपको अस्पताल में बेड मिल रहा है पैसे पे, आपको सारे साजो सामान मिल रहे हैं पैसे पे। जेल ही मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां आज भी निशंक होके, निर्द्वंद होके पैसा ले रहे हैं जेल के कर्मी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ कोई मोबाइल फ़ोन, कोई कैमरा वगैरह नहीं है जिसका खौफ हो। सारे कैदी जो हैं वो सारा कुछ अपना बाहर जमा करके आते हैं। तो खुलेआम मेरे सामने कई बार
मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे सामने फलां ने फलां से मांगा और आराम से पैसा लेना और देना होता था। मेरे मामले में एक तो समस्या ये थी कि सबको ये जानकारी थी कि ये पैसा देगा नहीं, ये जो है एक तो मेरी वो छवि ख़राब है कि ये पैसा देगा नहीं, तो इसीलिए पैसे की कोई बात नहीं थी। तो ये खराब छवि हुई सर या अच्छी छवि हुई? अब जो भी है उनके लिए तो जो लोग कई लोग कहते थे कि ये तो बड़ा बेकार आदमी है, एक पैसे नहीं देगा। और साथ साथ ऊपर से ये भी था कि मतलब जो मुझे स्पष्ट दिखता था कि मुझ पर विशेष नियंत्रण रखने के आदेश साफ दिखते थे, मुझे परेशान करने के आदेश साफ दिखते थे। मैंने तमाम राष्ट्रीय मानवाधिकार को, यहाँ CJM कोर्ट को, सेशन कोर्ट को मैंने तमाम प्रार्थना पत्र दे रखे हैं, सभी अभिलेखों पे हैं, जहाँ मैंने उन बातों को बताया है कि किस प्रकार से मुझे तनहा रख के, किस प्रकार से मेरी बीमारी को नज़रअंदाज करके, किस प्रकार से मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन करके मुझे प्रताड़ित किया गया। अमिताभ जी, जिस कारणों से आप जेल गए, एक तो चुनाव से ठीक पहले, उसके बाद फिर इतने दिनों तक जेल में रहे, चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, आप बाहर आ गए, तो ये कारण क्या मानते हैं आपके? ये जेन्युइन चीज़ें हैं या फिर इसमें कुछ राजनीतिक दबाव मानते हैं? देखिए, कई बार होता है कि आपके कहने का कोई मतलब नहीं बच जाता है। मैं अगर कहूं कि मुझे राजनीतिक रूप से फंसाया गया, मैंने कागज़ों पे कई बार ये बात कही है, मैंने कोर्ट्स में ये बात दी है, मेरी बात तभी मानी जाएगी जब इस बात को किसी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा। तब तक जैसे कह सकते हैं आप, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ होगी। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी बात कहूँगा, दूसरा कहेगा कि ये जो है ये तो इसने तो बड़ा ही कुकर्म किया और इस पर कार्रवाई हुई। अब ये हर अपराधी की तरह ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि तमाम बातें जिसको हालात जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ जो क्रिमिनल केस बनाया गया, उसमें कहा गया सरकमस्टांशियल एविडेंस, एक शब्द कहा गया, यानी कि हालाती परिस्थितियों को जो है साक्ष्य, पता नहीं क्या हिंदी बोलते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताए गए। तो उसी प्रकार से परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यह भी कहते हैं कि जिस समय मैं जेल गया, जिस समय मैं बाहर आया, वह भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ उन्हीं प्रकार से सर्कमस्टांशियल एविडेंस के रूप में बहुत कुछ कह देते हैं। मैं निर्दोष हूँ कि नहीं, अब यह मेरा दारोमदार हो गया है कि मैं अपने आप को साबित करूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैं अपनी शिद्दत से, अपनी कोशिश भर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं, ताकि समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा लेने का प्रयास किया गया है उससे मैं बरी हो सकूं। और मैं तो यहाँ तक प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा यह मानना है, यह मेरा मानना है, माननीय कोर्ट्स कल को क्या मानेंगे वो माननीय कोर्ट्स का विशेषाधिकार होगा, कि मेरे साथ पूर्ण अन्याय हुआ है, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है, और मेरा यह प्रयास होगा, मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी शिद्दत से कोशिश होगी कि जिन लोगों ने भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, कानून का साथ खिलवाड़ किया है, मैं उनको दंडित करवा पाऊँ, यह मेरा प्रयास होगा। ईश्वर क्या चाहेगा, यह ईश्वर की मर्जी। हाँ, अमिताभ जी, अगर बात करें जेल के अंदर कैदियों की, तो अक्सर ये कहा जाता है कि कैदियों के साथ वहाँ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, अमीर कैदियों के साथ अलग व्यवहार, गरीबों के साथ अलग होता है। आपने क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या देखा है? देखिए, मैंने यह देखा, एक कैदी हैं, उनको मैंने देखा कि उनके लिए अपनी आंखों से मैं देखा, हवन होते हुए देखा, हवन का सामग्री, और वह भी और जगह नहीं, जेल के अस्पताल में मैंने देखा, और जेल का कर्मी, जेल का जेलर उनके लिए हवन की सामग्री लेके आ रहा था। वो पैसे देते हैं, हवन की सामग्री उनके लिए आई, एक वो भी मैंने देखा। एक मैंने वो भी देखा कि एक गरीब कैदी को एक जेलर पीट रहा था। यह भी मैंने देखा है कि गंदे बजाते पानी में, चूँकि मैं वहाँ जब गया था अगस्त के महीने में, तो अगस्त सितंबर में भी खास करके बहुत बारिश हुई थी पिछले वर्ष, और मुझे लगता है अक्टूबर में भी कुछ बारिश हुई थी, और मुझे जानबूझ के ऐसे बैरक में रखा गया था जहाँ बहुत ही लो लाइंग था, यानी काफ़ी नीचे था, और मेरे बैरक के लगभग पानी भरा होता था, और बहुत ही गंदा बदबूदार बजाता पानी था। सांप बिच्छू वहाँ तैरते थे। उसी पानी से गुजर के मुझे 3 बार दिन में खाना लाने जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा ये पथ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था जो कि साफ रास्ता हो। पानी में यहाँ तक कई बार मुझे नंगे बदन केवल अंडरवियर में मुझे खाना लाने जाना पड़ा। वो सब हालात मैंने देखे, और यह भी देखा कि उन्हीं हालातों में जो गरीब कैदी हैं, कमज़ोर कैदी हैं, उनको मैंने उन्हीं बजबजाते नालों में, उन्हीं बदबूदार, मैं समझता हूँ, लैट्रिन बाथरूम में सफाई करने के लिए भेजा जाता था,
और नहीं करने पर गाली गलौज किया जाता था, यह भी मैंने देखा। तो बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा उदारपन और गरीब कैदियों के साथ, या मेरे जैसे मैं सब कहता हूँ अभागे कैदी के साथ दुर्व्यवहार, मैंने दोनों बातें वहाँ देखी। अमिताभ जी, अगर बात करें जैसे राजनीति की, तो अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आप जेल जाने से पहले चुनाव लड़ना चाहते थे, पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते थे, तो अब जेल से आने के बाद क्या आप सक्रिय होंगे राजनीति में? क्या चुनाव लड़ेंगे आगे, जो भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा के या विधानसभा के? देखिए, मैं एक रिटायर्ड अफसर हूँ और अपने आप को जबरिया रिटायर्ड कहता हूँ। मैंने कोर्ट में उसके लिए पिटीशन दे रखा है। जैसा मैंने अभी कहा कि क्रिमिनल केस में मैं अपने आप को कहता हूँ फर्जी फंसाया गया। अब क्या सही है क्या गलत है ये कोर्ट को डिसाइड करना है। उसी प्रकार से मैं अपने आप को जबरिया रिटायर्ड कहता हूँ। मेरी बात मानिए, कोर्ट मानती है नहीं मानती है उनकी इच्छा पे है, लेकिन जब तक मैं जबरिया रिटायर्ड हूँ, मैं स्वतंत्र प्राणी हूँ। और चूंकि मैं अपने आप को एक थिंकिंग मैन समझता हूँ, सोशली कमिटेड समझता हूँ, और उसी सोशल कमिटमेंट के कारण ही मेरा जबरिया रिटायर मुझे किया गया। मुझ पर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए गए थे, यह भी नहीं था कि ये काम नहीं करता है। मेरी समस्या थी कि मेरे बारे में कहा जाता था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, और दूसरों के मामले में भी यह जो हस्तक्षेप करता है, जिस चीज़ से इसका मतलब नहीं है। मतलब कोई गरीब आदमी अगर मार खा गया है तो इससे क्या मतलब है। तो ये उस तरह की बातों के कारण जब मैं जबरिया रिटायर हुआ हूँ, तो वह मेरे अंदर का जो चिंतन रहा है, मेरे अंदर की जो चीख रही है, मेरे अंदर की जो चाहत रही है कि मैं देश समाज के लिए कुछ कर सकूँ, वह चाहत मुझे जेल तक ले गई। उसी चाहत ने मुझे जेल पहुँचा दिया। तो जाहिर सी बात है कि वह चाहत मेरी इस ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। मुझे विधायक बनने, सांसद बनने, मंत्री बनने, कोई पद पाने, कहीं अध्यक्ष बनने की कोई लालच नहीं है, क्योंकि मुझे तो ईश्वर ने वैसे ही आईपीएस अफसर बना दिया था। जहाँ देर सवेर अगर मैं अपना डीजी रहता, रिटायर होके मैं थोड़ी बहुत अगर चमचागिरी कर देता, तो कहीं गवर्नर बनना, कभी यूपीएससी का मेंबर बनना, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनना, ये जो आपको कैट में, सैट में, विभिन्न आयोगों में सदस्य बनना, वह मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। असंभव तमाम लोग बनते हैं, मैं भी बन सकता था। मेरे अंदर एक कुलबुलाहट है, एक कीड़ा है, जिसको मैं कह सकता हूँ कुछ गड़बड़ी है मेरे अंदर, कुछ खामी है कि मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था में कुछ वास्तविक सुधार हो, व्यवस्था जन्य सुधार हो, व्यक्ति विशेष से नहीं। ए और बी और सी मेरे लिए अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि ए और बी और सी तीनों से मेरी लड़ाई हुई। यह नहीं कि ए से हुई और बी से नहीं। जब जब जो सरकार में रहा उनसे मेरा द्वंद्व हुआ। तो मेरे किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वंद्व नहीं है, व्यवस्था जन्य सुधार की बात मैं करता हूँ। मेरा यह मानना है, और मेरा यह मानना है कि कानून सबके लिए बराबर न सिर्फ कहा जाए बल्कि हो वास्तव में, उसके लिए मैं प्रयास करता था, और आगे भी राजनीति के माध्यम से भी मैं वह प्रयास करूंगा। हाँ अमिताभ जी, जिस तरीके से आपने बात की, जैसे सीएम योगी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला, उससे पहले अगर बात करें अखिलेश यादव की, जब मुख्यमंत्री थे आप, उनके जो सीएम आवास के बाद धरने पे बैठ जाते हैं, मुलायम सिंह के ज़माने में भी आपने पंगा लिया, तो आपको कहा जाता है मायावती जी के समय भी जी, मतलब हालात कोई अंतर नहीं थे। हाँ, तो कारण मतलब ऐसा क्या था कि आपने जो लगभग जितने उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो सपा, बसपा, भाजपा, सभी के मुख्यमंत्रियों से आपने पंगा लिया, और लोग कहते हैं कि आपके अंदर एक पुलिस ऑफिसर कम एक्टिविस्ट ज़्यादा है। ये सही है। अगर मैं ये कहूँ कि यदि मुझे कोई कहे कि आप पुलिस अफसर ज़्यादा हैं या एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मैं एक्टिविस्ट ज़्यादा हूँ। लेकिन लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कोई कहे कि मैं किसी लालच से एक्टिविस्ट हूँ, तो लालच सिर्फ इतना ज़रूर है, एक तो लालच मैं समझता हूँ हर व्यक्ति का होता है, लालच सम्मान का है। लालच इस बात का है कि लोग कहें कि हाँ भाई देखो इस व्यक्ति ने देश समाज के लिए कुछ किया और उसका सम्मान मिले, यह लालच अगर कोई कहे कि नहीं है तो झूठ मैं कहूँगा, निश्चित रूप से है। और दूसरा लालच यह है कि व्यवस्था में सुधार हो, इस बात की एक अंदर से बहुत ही बड़ी लालच है, चाहत है, लालच है, जो भी कहिए, कि व्यवस्था में कुछ सुधार हो। और जब मैं मरूं तो मुझे इस बात का संतोष हो कि मैंने देश समाज के लिए कुछ ऐसा किया, जो मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं वहाँ एसपी था, वहाँ डीआईजी था, उतना भर न रह जाए, हो कि हाँ उसने यह व्यवस्था में यह सुधार करने का प्रयास किया। और उस बात का मुझे आज भी एक कुछ न कुछ सुकून होता है, जब 10, 20, 50 लोग ही सही और सिरफिरे ही सही वह कहते हैं कि साहब आपकी लड़ाई को देखकर हमने भी लड़ाई लड़ी। तो जब मुझे लगता है कि मैं किसी की आशा का केंद्र बना या किसी को न्याय के लड़ने के लिए मैं प्रोत्साहित कर पाया,
तो वह न्याय की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए मैं किसी को प्रोत्साहित कर सकूं, व्यवस्थाजन्य सुधार कर सकूं, एक आम नागरिक में अपने अधिकारों के प्रति मैं उनको चैतन्य कर सकूं, उनमें हिम्मत बढ़ा सकूं, इस बात की मेरे अंदर बेहद इच्छा है। वह राजनीति के जरिए हो, सामाजिक कार्य के जरिए हो, या फिर जब मैं पुलिस में था तो पुलिसिंग के जरिए हो, रास्ता कोई भी हो, लेकिन उद्देश्य यही है। अमिताभ जी, आपने अखिलेश जी के टाइम पे भी विरोध प्रदर्शन किए, उनका समय देखा, आज के समय में भी आपने विरोध किया। तो सीएम योगी के कार्यकाल और अखिलेश के कार्यकाल या दूसरे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अंतर क्या देखते हैं आप, आपके प्रति जो रवैये हुए, बर्ताव जो हुआ? देखिए, एक तो समानता की मैं पहले बात करूँगा। मुझे यह लगता है जैसे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली जिसको बोलते हैं, तो वह मैंने हमेशा देखा कि सत्ता पाने के बाद सत्ता मदान्ध होती है, और सत्ता हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, मुझे लगता है कि, और वो जब अपवाद नहीं है, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, अगर मुझे ही कल को मान लीजिए कोई गलती से मुख्यमंत्री बना दे तो मैं भी शायद पगला जाऊँ, ये शायद इंसानी फितरत है। तो और उसी पर नियंत्रण की बात है। तो मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद परिवर्तित होते या फिर बहुत अधिक अधिकार से अपने आप को लैस होते देखा। कई बार मुझे जब किसी मुख्यमंत्री वगैरह के मैं मीटिंग में बैठा तो मुझे लगता था कि कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा अभिमान से बात करते थे। मैंने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो इंग्लिश पोएम थी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन उनकी मूर्तियाँ रेत के अंदर दब गई हैं, वो दिखाए नहीं दिख रही हैं। तो मैं जब भी उन मुख्यमंत्रियों को उस तरह की बातें करता सुनता था, जो सुनता रहा हूँ, जो मद से भरा हुआ है, मदान्ध बातें, तब मुझे हमेशा वही जो है हुमायूं कबीर की कविता थी, मुझे याद आ गया, हुमायूं कबीर की कविता थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे बड़े बड़े राजा नेस्तनाबूद हो गए। तो मुझे लगता है कि यह चीज़ मैंने लगभग सब में देखा। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा विद्रूप रूप में दिखाया, कुछ लोगों ने उसमें कुछ शालीनता रखी, अपना अपना स्वभाव रहा। एक ये सवाल है कि जिस तरीके से आपका जो जेल का एक्सपीरियंस रहा है और आप हर चीज़ को बहुत गहराई से जाकर ऑब्जर्व भी करते हैं, तो क्या उसको आगे डॉक्यूमेंट्स की या किताबी शक्ल देंगे? मेरी पूरी कोशिश है। जैसे आप आए हैं, आपने देखा है यहाँ पे जी, तो मैं तमाम, मेरा देखिए हर व्यक्ति की किस्मत होती है। मेरी किस्मत में मुंशीगिरी करना ही लिखा है, मेरी किस्मत में ऐश करना नहीं लिखा है कि भाई मान लीजिए मैं यहाँ घूमूँ, नैरोबी जाऊँ, थाईलैंड और बैंकॉक जाऊँ, मेरी किस्मत में नहीं है। तो मैं लिखा पढ़ी करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कुछ न कुछ मुंशीगिरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अपने जो तमाम के 7-8 महीने लंबी अवधि होती है, वहाँ ना तो लैपटॉप था, ना इंटरनेट था, तमाम मेरे अपने मुकदमे हैं, अपने जो ये भी हैं प्रशासनिक मैटर हैं, पहले उनको मैं पूरा कर रहा हूँ। कुछ लिखा पढ़ी मैंने की थी। मेरी एक किताब भी जेल में, बल्कि मेरी एक किताब भी गायब कर दी गई है, मैं उसको भी लिखा। करीब 250 पन्ने की एक किताब मैंने लिखी थी जेल डायरी नाम से, वह जेल अधीक्षक ने गायब कर दी है। मैंने कई पत्राचार किए हैं, हो सकता है मुझे उस पर भी मुकदमेबाजी करनी पड़ी। 250 पन्ने मेरे गायब हैं, मेरे स्वतः लिखे हुए हैं। करीब 25 कहानियाँ मैं ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ मैंने रखा भी हुआ है, उसको मुझे टाइप कराना है। एक मैंने अपने जीवनी भी, आत्मकथा भी लिखी है, आधी लिखनी बाकी है। प्लस जो 7-8 महीने की मेरी जो जेल का समय था, अब चूँकि लैपटॉप इस समय है तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैं इससे फारिग होता हूँ, मैं निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि उन बातों को लिपिबद्ध करूँ। जी, अमिताभ जी, आजकल के थोड़ा सा हम अगर चाहते हैं कि हालात की जैसे बात कर लें कि अजान को लेकर और 5 टाइम ठीक उसी के बराबर हनुमान चालीसा पढ़ने की भी बात हो रही है, इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके की ये कहा जा रहा है कि बड़ा बवाल चल रहा है टीवी चैनल पे, तो ये जो सामाजिक मुद्दे हैं इनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यह समझ पा रहा हूँ, अब तो मैं करीब 55 साल का होने को हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैंने बहुत लंबे समय तक मैं इस तरह के मुद्दे देश में नहीं देखता था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अचानक कितने सारे मुद्दे, इस तरह के मुद्दे अचानक कितने गंभीर क्यों हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात कि जो चौथा खंभा है, चौथा खंभा क्यों इस चीज़ का एक टूल बन गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। जैसे मैं जेल में जब था तो मैंने देखा अचानक से हिजाब आ गया था, और इस तरह के मुद्दे अचानक से क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जब देखिए, जो मामलात
जो सांप्रदायिक हालातों को बिगाड़े हैं जो मामलात, उन मामलातों को लेके और जिस प्रकार की भाषा का कई बार उसमें टेलीविज़न चैनल्स के लोग प्रयोग करते हैं, तो वह बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता है कि जो देश में कानून के रखवाले हैं, जो देश में कानून के नुमाइंदे हैं, उनको यह भूल के कि वह इस पक्ष के या उस पक्ष के हैं या किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इस प्रकार से जो संवेदनशील मामलों को जो उत्तेजित करने की बातें हो रही हैं चौथे खंभे में, तो चौथे खंभे के वैसे लोगों पर जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली लगता है कि चौथे खंभे में एक सेक्शन है जो ऐसे संवेदनशील मामलों को लेकर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। उन लोगों पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, भले इससे उनका हित जुड़ा हो न जुड़ा हो, क्योंकि एक राजनीतिक दल का अपना क्या हित है, उससे देश का क्या हित है वो कई गुना बड़ा है। देश का सबसे बड़ा हित यह है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द रहे, एकता रहे, और जिसको हम लोग कहते हैं, बिहार में कहते हैं बेफजूल की चीज़, तो यानी कि जो उतना महत्वपूर्ण चीज़ ना हो, बहुत सारे और भी गम हैं ज़माने में जिसको कहते हैं, तो उन गमों पर हम ध्यान दें। हमें एक देश के रूप में आगे बढ़ना है, उन पर कुछ ध्यान दिया जा सके, और उसकी जगह इस तरह के मुद्दों पर जो पूरी शक्ति लगा रहे हैं, और ख़ास करके शक्ति लगाना तो ठीक है, उसको एक भड़काने का माध्यम बना रहे हैं, ऐसे लोगों पर मेरे ख्याल से कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। हाल ही में देखा गया था अमिताभ जी की रामनवमी की बारात में कई जगह मस्जिदों पे चढ़ के जैसे भगवा ध्वज लहराया गया और नारेबाजी की गई। ऐसे समय में आप पुलिस की कार्यशैली को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी आपने रैलियाँ देखी होंगी, धार्मिक और सामाजिक रैलियाँ, तो कहाँ कैसे ये जो असामाजिक तत्व हैं वो कैसे किसी धार्मिक स्थल पे पहुँच जाते हैं, फिर पुलिस की कार्यशैली पे क्या सवाल निशान नहीं खड़े होते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे या जो पुलिसकर्मी थे? देखिए, हो ये रहा है कि पुलिस तंत्र भी यह समझ रहा है कि चूँकि मैं सत्ता के साथ हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, तो वह जो, और मुझे मेरा फ़ायदा सत्ता के साथ रहने में है, तो जो सत्ता का नज़रिया होगा वो मेरा नज़रिया है। यह सोचकर जो उन्हें लग रहा है कि जो हमें इस मौके पर लाभ देगा, पुलिस के कई लोग वह कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वह चीज़ आज नहीं हुआ है, दुर्भाग्य का विषय है कि यह चीज़ एक लंबे समय से हो रहा है। और कभी इस पाली में कभी उस पाली में न्यूट्रल पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, मेरिट बेस्ड पुलिसिंग जो बोलते हैं, वह बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग करते रहे हैं। देश को मेरिट बेस्ड पुलिसिंग की ज़रूरत थी, अभी लग रहा है कि उसकी और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि अल्टीमेटली यदि देश में हालात बिगड़ते हैं या किसी को भय होता है, देखिए दो बातें हैं, एक बात है कि वास्तव में हिंसा हो, एक बात है कि कोई पक्ष जो है हिंसा ना करे लेकिन इतना अपने आप को दबा हुआ महसूस करने लगे। जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक समय शेड्यूल्ड कास्ट जिसको आज कहते हैं, दलित कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उनके लोग हिंसा नहीं कर पाते थे, उन पर हिंसा हो रही थी, और इस हद तक हिंसा थी कि देश में कानून लाना पड़ा, उनके लिए रिजर्वेशन करना पड़ा, तमाम फैसिलिटीज़ देने पड़े, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट लाना पड़ा। क्यों? उनकी भावनाओं को समझा गया कि भाई उनको, यद्यपि वो हिंसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात ना हो कि उनके साथ कुछ अतिरेक हो, कुछ गलत हो। तो हमें तीनों चीज़ों को बचाना होगा। एक तो आपस में हिंसा न हो, साथ ही साथ कोई भी पक्ष विपक्ष ऐसा न महसूस करे कि हमारे प्रति हिंसा हो जा रही है या मैं भय से ग्रस्त हूँ। इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि हल्की सी भी ऐसी भावना किसी वर्ग विशेष को लगे कि हम भयाक्रांत हैं, तो शासन सत्ता का ये पहला दायित्व है कि उस भावना को पूरी तरह दूर करें। अमिताभ जी, एक सवाल है जो मेरा कहीं ना पर्सनली है कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि चलो नॉर्मल और ऑफिसर्स की तरह नौकरी करते रहें, क्यों भाई मुख्यमंत्रियों से या जो है मंत्रियों से पंगे लेना, और क्योंकि नॉर्मल नौकरी करते रहेंगे तो प्रमोशन भी होंगे, हो सकता है बड़े बड़े पद भी मिलते हैं आपको, DIG DGP तक जाते। जिसको आप नॉर्मल नौकरी कहते हैं, मैं उसको बहुत आसानी से कर सकता था। क्योंकि ईश्वर ने मुझे कोई ऐसी कमी नहीं दी थी। बुद्धि की बात है, मेधा की बात है,
अगर मुझे इच्छा जग जाती है, इच्छा जग तो मैं चापलूसी भी कर लेता, बात भी बना लेता, खुश भी कर देता, झूठ सच भी बोल लेता, मान मनुहार भी कर देता, और मैं जिसको कहता, आपने कहा पद पाना, जो कुछ भी पाना वो मैं सब आसानी से कर पाता। लेकिन बस यही है कि शायद मुझे उसमें कोई खुशी नहीं मिलती। जो अभी मैं जेल घूम आया हूँ, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हूँ, रेप का मुकदमा मुझ पर लग चुका है, भ्रष्टाचार का मुकदमा लग चुका है, और सबसे आश्चर्य की बात मुझे ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं लगती है। आश्चर्य की बात यह लगती है कि इसके बाद भी मैं देखता हूँ कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो वह विश्वास कहाँ से आया? वह विश्वास जिस व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, बर्खास्त सब कुछ कहा गया हो सरकारी पन्नों में, उसके बाद भी लोग उस पर विश्वास करें, तो मेरे ख्याल से मेरी यही मैंने कमाई है, और यह कमाई मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी और तरह से मिल पाती। अंतिम टिप्पणी आपसे ले लेते हैं कि इस पूरे आपके संघर्ष के दौरान, चाहे जेल गए हों या फिर आप जब रिटायर हुए हों, तो आपकी जो अर्धांगिनी है नूतन ठाकुर जी, उनका हम लोग क्योंकि बराबर उनके टच में रहते थे, वो सूचनाएं देती थी, तो बड़ा सहयोग रहा है। तो किस तरीके से उनके पूरे काम को देखते हैं और ख़ुद को कितना आप भाग्यशाली मानते हैं कि इस तरीके की पत्नी जो लगातार आपके अच्छे बुरे वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही? देखिए, कोई ऐसा हुआ कुछ कि आपके वकील भी हैं वो, मेरा ख्याल से हाँ, वही पूरा देख रही। ऐसा हुआ कि जब उनके घर वालों ने शादी की थी मुझसे, हाँ। तो उन्होंने तो केवल अच्छे दिन सोच के शादी किया था, लेकिन वो ऐसे किसी गलत आदमी के साथ शादी उनके घर वालों ने कर दिया कि उनके बहुत ज़्यादा अच्छे दिन उनके नहीं मिल पाए। मतलब एक बहुत लंबे समय से, सन 97 के बाद से मुझे लगता है, या 2000 कुछ के बाद से मुझे न तो कभी फील्ड पोस्टिंग मिली, घर में सारा खाना बनाना, अब बहुत सालों तक मेरे यहाँ कोई आदमी नहीं रहा जो पुलिस में फॉलोअर वगैरह कहते हैं। तो खाना बनाना, घर को देखना, दोनों बच्चों को पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई, मेरे जैसे सिर दर्द को देखना, फिर मेरे बवालों को देखना, फिर बाहर सोशल वर्क करना और वकालत करना, ये सब काम है। फिर इसी बीच कभी मैं नौकरी से निकल जाता हूँ, कभी मुझ पर मुकदमा हो जाता है, तो उन सबको झेलना, कभी मैं जेल चला गया, उसको देखना। तो सारा कुछ जिस महिला ने किया हो, आप स्वतः अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस महिला के प्रति जो इन चीज़ों के लिए नहीं बनी थी, या जिन्होंने मुझसे इन टर्म्स पर शादी नहीं की थी कि भाई मान लीजिए होता है कि दो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने शादी किया, दोनों जान रहे हैं कि कल कोई दोनों मार खाएंगे तो साथ मार खाएंगे। यहाँ उनके ऐसा कोई उनके जहन में नहीं आया था, उनके पिता के जहन में आया था कि मैं ऐसे बवाली के यहाँ अपनी बेटी को भेज रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ झेला, उफ नहीं किया, शालीनता से, खुशी से, दिल से उन्होंने इन चीज़ों को स्वीकार ही नहीं किया, उसमें हर कदम पर मेरा सहयोग किया। आप स्वतः इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बात की मुझको कितनी खुशी रहती होगी, कितना मुझे अभिमान रहता होगा, कितना सुकून रहता होगा, कितना विश्वास रहता होगा। जो आदमी सालों तक या महीनों तक जेल में पड़ा रह गया हो, एकदम असहाय हो गया हो, वह जिस सहारे पर रहा, हर एक व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत रहती है। मैं ईश्वर का इस मामले में मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा सहारा दिया जो अपने आप में बेमिसाल है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर, जो अभी भी खुद को जबरिया रिटायर्ड कहते हैं, अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने वो अपनी तमाम बातें शेयर की हमसे कि जेल में किस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता है, या जेल का पूरा कैसा एक माहौल होता है। उसके अलावा साथ में जो मौजूदा हालात हैं या जो पुलिसिंग है उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा किया। तो इसके अलावा साथ अमिताभ ठाकुर जी ने ये भी बताया कि आगे भविष्य में वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर जो जेल में उन्होंने गुजारा उस पर किताब भी लिखेंगे।